नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग आयुर्वेदी में फिजियोलॉजी का एक टॉपिक जो है सेल, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं और जो आपके एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चंस आते हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर। कोई भी सेल जो जनरली यूकैरियोटिक में आपने पढ़ रखा है। अब एक बात और है, जैसे हम लोग प्रोकैरियोट यूकैरियोट पढ़ते थे, तो जब तक आप नीट के लेवल पे थे, 12th लेवल पर थे, तब तक प्रोकैरियोट का उतना महत्व था। अभी हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इन जनरली क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले वो हमको जानना है। ठीक है, तो देखते हैं द सेल सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद होगा। ये क्या कहता है कि सेल जो है वह स्मॉलेस्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी हमारी बॉडी जो है वह अगर मल्टी सेलुलर हम लोग हैं, बहुत सारे सेल हैं, तो उन सेल्स में जो एक सेल है वह सेल जो अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि इसी का मल्टीप्लिकेशन वो पूरे बॉडी में हुआ होगा या पूरे ऑर्गन में हुआ होगा। इसी का एग्जांपल जैसे हिपैटोसाइट सेल जो है वो लीवर में रहता है, या फिर न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट है, या फिर नेफ्रॉन जो है वो आपके किडनी में है। तो अकेला नेफ्रॉन वो सारा कार्य करने में सक्षम है जो पूरे ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन मिलके करेंगे। तो हम यहाँ ये देखते हैं क्या लिखा है, द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में सेल का जो एक स्ट्रक्चर होगा उसी का मल्टीप्लिकेशन होगा और स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट कहने का मतलब यह है कि ये अकेले वो सारा कार्य करने में सक्षम होगा जो पूरा सिस्टम मिलके कर पाएगा, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, चाहे रिस्पायरेशन का हो, या फिर वो किसी प्रकार का मेटाबॉलिज्म हो, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स की संख्या होती है, तो इट्स अबाउट द 100 ट्रिलियन सेल्स। ये याद रखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी पोसेस फीचर्स विच डिस्टिंग्विश वन टाइप फ्रॉम वन अनदर एंड स्पेशली अडॉप्टेड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर फंक्शन। तो एक टॉपिक ये है कि जैसे स्ट्रक्चर यूनिट हम भले पढ़ेंगे, लेकिन कुछ सेल्स क्या होती हैं बाद में अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती है। मॉडिफाइड करने का मतलब क्या होता है कि वो स्पेसिफाइड हो जाती है किसी खास तरह के फंक्शन को करने के लिए। तो खास तरह का फंक्शन जैसे मान के चलिए अब आरबीसी सेल लेते हैं, तो जनरली हम जो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेली होगी। उसमें क्या होता है, सारा जो उसके अंदर का कंटेंट है विच इज रिप्लेस बाय द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन रिप्लेस हो जाता है, तो अब हीमोग्लोबिन वहाँ करके वो ऑक्सीजन कैरी करने का एक स्पेशल फंक्शन करने लगता है। तो उसी तरह से दिया है, देखिए द रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू, और या फिर मसल सेल स्पेशलाइज फॉर द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिन, मायोसिन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आप पढ़ेंगे, तो उसमें अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो क्या होता है, मसल सेल और आरबीसी सेल्स ये अपने आप में डिफरेंस हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सेल का पढ़ने वाले हैं वो अलग है, हम उसको पढ़ रहे हैं। बाद में वही सेल क्या होती है, वो अपने आप को मॉडिफाइड करके या स्पेशलाइज्ड होकर के कुछ खास तरह का फंक्शन कर पाती है। जैसे आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को कैरी कर पाती है, और मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे आता है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सेल के बारे में हमको पढ़ना है। तो सेल का इंट्रोडक्शन क्या है, सेल ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वह सेल का कंपोजिशन या सेल के कारण ही बनी होती हैं। तो क्या होती है, दीज आर द कंपोज्ड ऑफ द सेल। ये सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइफ। तो रिस्पायरेशन होना, मेटाबॉलिज्म होना, एक्सक्रीशन होना, डिवाइड होना, तो जो लाइफ का जो भी कैरेक्टर होता है वो ईच एंड एवरी सेल वो रिप्रेजेंट करती है। सेल्स आर डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी, जिसके बारे में चर्चा हो गई है, ये याद रखिएगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये हमेशा आपको टर्म याद होना चाहिए रिगार्डिंग टू सेल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल क्या होगा, कोई सेल का जनरल कैरेक्टर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इवरी सेल। इवरी सेल क्या होती है, नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन।
तो अब यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि एरोबिक या एनारोबिक वाले कॉन्सेप्ट में हैं, हम एक ह्यूमन सेल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ह्यूमन सेल में क्या होता है, उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ग्लूकोज चाहिए होगा, अमाइनो एसिड चाहिए होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल चाहिए होगा, मल्टीविटामिन चाहिए होंगे, मिनरल्स चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपका, ये एक सेल को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। दूसरे नंबर पे क्या है, प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी, खुद की एनर्जी ये पैदा करने की क्षमता होती है फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज। तो अपनी एनर्जी पैदा करना, इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें होगा। इट मीन्स अब हमें आगे जब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, तो हमें वहाँ पता चलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गेनेली है जो कि क्या करता है, आपका अपनी एनर्जी को पैदा करता है, ठीक, एटीपी के फॉर्म में। तीसरे नंबर पे इलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं हमारे बॉडी का रिस्पायरेटरी वेस्ट है, और मेटाबॉलिक वेस्टेज में बहुत सारे हैं, यूरिया है, नाइट्रोजन है, अन्य चीज़ें होती हैं, क्रेटिनिन वगैरह होता है। तो उसको ये अपने बॉडी, वो सेल में से क्या करेगी, बाहर निकालेगी, इलिमिनेट करेगी, जनरल कैरेक्टर इसका। चौथे नंबर पे क्या आता है, मेंटेन ऑल द मीडियम इज दैट द एनवायरमेंट फॉर इट्स सर्वाइवल सेल। तो अपने अंदर एक खास तरह का पीएच मेंटेन करना, खास तरह का टेम्परेचर मेंटेन करना, खास तरह के ऑक्सीडेटिव रिडक्शन के लिए हार्मोन्स के लायक इन्वायरमेंट बना के रखना, ऑक्सीडेटिव रिडक्शन शो करने के लिए इन्वायरमेंट बना के रखना, वो एक तरीके का अपने आप को लाइफ उसमें अच्छे से काम करे। प्रोटीन जिस नेचर में डीनेचर ना होने पाए, प्रोटीन का, अमीनो एसिड का कैरेक्टर बना रहे, उसके लिए क्या करती है, सेल अपने आप को मेंटेन करके रखती है। अब कैसे मेंटेन करती है हम देखेंगे, उसमें इंट्रासेल्यूलर कॉन्सेप्ट आएगा, फ्लूइड का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का आएगा कॉन्सेप्ट आएगा, उसको हम लोग देखेंगे, इंडोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म जो भी होता है। पांचवें नंबर पे आता है सोज इन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी। कोई भी इन्वेडर या बाहर जो फॉरेन बॉडी अगर बॉडी में आ रही है, सेल के अंदर एंट्री कर रही है, तो क्या होगा, इमीडिएट उस पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं थ्रू द एंटीबॉडीज, ठीक, एंटीबॉडीज होगा, उसके थ्रू उस पर फाइट करेंगे, उसमें WBC भी इन्वॉल्व होंगे, मैक्रोफेजेज इन्वॉल्व होंगे। जो सेल के स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो लाइसोसोम जो होता है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो ऑटोफैगी में हेल्प करेगा, ठीक है। छठे नंबर पे क्या है, रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। ये अपने आप को डिवीजन के द्वारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या डिवाइड हो सकते हैं। तो कैसे होगा, तो आप मियोसिस और माइटोसिस वो आप जानते ही हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है वो दिया है, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह है वो डिवाइड नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन जनरली सारे सेल जो है, सोमेटिक सेल जो है माइटोसिस के थ्रू, और जो आपके ऐसे सेल्स होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते होंगे, जो हैप्लॉइड नेचर में आना होगा, तो उनको मियोसिस में वो के थ्रू वो डिवीजन शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं सेल के बाद एक उसका जो एक्सटेंशन रूप है वो क्या है आपका, टिश्यू। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल। एक क्या था, सेल था, जब ये 2, 3, 4 हो गए तो क्या हो गया, इसको हम लोगों ने क्या बोला, टिश्यू बोला। टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, having similar function. There are many type of tissue in the body. All these tissues are classified into 4 major group. ये 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के हम लोग नाम देखेंगे, और इनको हम एक खास टर्म देते हैं, उनका नाम क्या है, प्राइमरी टिश्यू। ये क्या कहलाते हैं, प्राइमरी टिश्यू। प्राइमरी टिश्यू कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखिए मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यू ये फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। दूसरे नंबर पे आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या होता है, न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स वगैरह होती है। तीसरे नंबर पे आता है इपिथेलियल सेल, जिसमें ये स्क्वैमस, कॉलमनर, कोबाइडल, ये उसके कैरेक्टर दिए हुए हैं, ये सब उसके इपिथेलियल टिश्यू में आते हैं। चौथे नंबर पे आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और कार्टिलेजेज वगैरह, और एक खास एग्जांपल है ब्लड, बोन तो याद करना है, ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो 4 प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं। मसल्स याद करने के लिए MNEC, ठीक, याद रखिएगा। ये आपका मसल सेल हो गया, न्यूरॉन्स हो गए या नर्वस टिश्यू हो गए, इपिथेलियल टिश्यू हो गए और कनेक्टिव टिश्यू हो गए।
तो ये याद रखिएगा, ये 4 तरह के प्राइमरी टिश्यू होते हैं। ये प्राइमरी टिश्यू से हम आगे ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन देखिए कैसे बनता है। एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्ड बाय द 2 or more प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यू। तो 4 प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं, उसमें से जब 2 या 2 से अधिक टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो वो क्या होता है, वह ऑर्गन बनाते हैं विच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, वो ऑर्गन जैसा कार्य करते हैं। ये याद रखिएगा। दूसरा, सम ऑर्गन आर कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ टिश्यू, यानी इसमें सभी इन्वॉल्व होते हैं। चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है तो ज़्यादातर हमारे जो ऑर्गन है उसमें चारों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, चारों प्राइमरी टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑर्गन क्या है, ऑर्गन फर्दर दीज आर 2 टाइप, नेमली ट्यूबुलर और हॉलो ऑर्गन और कम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन। तो 2 तरह, जिसमें बीच में जगह होगा ऐसे ऑर्गन हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे कॉम्पैक्ट हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए ऑर्गन का। सॉरी, सम ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, किडनी, इंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा। ये सारे क्या है एग्जाम्पल किसके हैं, ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। तो ऑर्गन से आपने क्या समझा कि जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होंगे वह ऑर्गन कहलाएगा, और यह ऑर्गन जो है खास तरह का फंक्शन करेगा। और ये फिर 2 प्रकार का होता है, एक हॉलो ऑर्गन होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट ऑर्गन होते हैं। 2 तरह के ऑर्गन होते हैं। कुछ ऑर्गन के एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग्स, ये सब बताया गया। अब आता है सिस्टम। सिस्टम को लेकर के कॉन्सेप्ट ये समझिए, एक स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए जब बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे तो वो सारे ऑर्गन जो हैं उस सिस्टम का अंग कहलाएंगे। जैसे क्या लिखा है, पर डेफिनेशन देख लीजिए। द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ईच सिस्टम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंडोक्राइन जो फंक्शन है उसमें एक एग्जाम्पल आएगा आपका पैंक्रियाज का। तो पैंक्रियाज उस समय जब इंडोक्राइन फंक्शन शो करेगा तो वह इंडोक्राइन का पार्ट होगा। वही पैंक्रियाज जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाटिक जूस बनाने में भी हेल्प करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह पैंक्रियाज जो है 2 सिस्टम का पार्ट हो गया। मतलब ऑर्गन एक है लेकिन 2 तरह के सिस्टम में काम कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ ऑर्गन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम वैल्यू कर रहे हैं उस स्पेसिफिक फंक्शन का। जैसे एक्सक्रीशन का है, एक्सक्रीशन में किडनी भी उसका पार्ट है तो लंग्स भी उसका पार्ट है, स्किन भी उसका पार्ट है। ठीक, वो सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। ठीक, तो ये हमको ये समझना है, जब स्पेसिफिक फंक्शन की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करके, और उसमें एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक फंक्शन को कंसीडर करते समय एक ऑर्गन जो है 2 या 2 अधिक सिस्टम का पार्ट हो सकता है। तो एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं। पहला क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, इट इज कंसर्न विद द डाइजेशन ऑफ फूड एंड फूड पार्टिकल। दूसरे नंबर पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इलिमिनेट अनवांटेड सब्सटेंसेस। तीसरे नंबर पे देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस बिटवीन द ऑर्गन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियक हार्ट हो गया, वैस्कुलर मतलब आपके वेन, आर्टरी और कैपिलरीज हो गई, ये क्लोज सर्किट होता है। चौथे नंबर पे आ गया रिस्पायरेटरी सिस्टम, कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 सिस्टम यहाँ पढ़ लिया, आगे देखते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन ऑफ द स्पीसीज। चूंकि हम लोग का एपोप्टोसिस होती है, एक निश्चित एज आयु तक हमारे ऑर्गन कार्य करते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो जीन पूल की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे शरीर में होता है। फिर नेक्स्ट आता है एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल लाइफ। ठीक, तो एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ये दोनों मिलकर के हमको पता है कि हमारी बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम लोग होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो मसल्स हो गया और स्केलेटन मीन्स बोन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो लोकोमोटिव फंक्शन जो भी हमारे इन्वॉल्व होंगे वो सारे ऑर्गन उस समय उसके पार्ट कहलाएंगे। तो कौन सा सिस्टम बनाएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल द लोकोमोशन एंड अदर
एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द इंटेलेक्चुअल फंक्शन। तो लोकोमोशन को तो कंट्रोल कर ही रहा है क्योंकि सारे मसल्स में नर्व सप्लाई होती है, आपको पता ही है। इंटेलेक्चुअल फंक्शन यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, सीएनएस का और पीएनएस का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे कार्य करता है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है और वह किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ तक आपको सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो टिश्यू क्या, सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। जब एक ही जैसे सेल जगह एक साथ सिमिलर वर्क करेंगे तो टिश्यू कहलाएगा। 4 प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं। जब एक या 2 से अधिक प्राइमरी टिश्यू किसी पार्ट में इन्वॉल्व होंगे या किसी ऑर्गन को बनाएंगे तो वह ऑर्गन कहलाएगा। ठीक, कभी किसी में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। जब वही सारे ऑर्गन एक स्पेसिफाइड फंक्शन के लिए मिलजुल करके कार्य करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो ये 4 चीजें याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। अब आता है किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बेसिक बात आपको पता है, स्ट्रक्चर ए टिपिकल सेल एज सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ द 3 बेसिक कंपोनेंट। हम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तक इसको कवर करेंगे। तो क्या दिया है, कोई भी सेल जो होता है वो 3 प्रकार से मिलके बना होता है। तो पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और तीसरे नंबर पे क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक, ये 3 चीजें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन इज फर्स्ट, साइटोप्लाज्म इज सेकेंड और न्यूक्लियस इज द थर्ड। तो बेसिक यूकैरियोट सेल 3 प्रकार का होता है, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो मेम्ब्रेन होती है जो बाहर से कवर करती है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। उसके अंदर जो एक सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा रहता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। किसी भी बेसिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आप ये इसमें इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं किसी भी सेल का क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और एक सेल मेम्ब्रेन है। बाहर जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इसके अंदर जो ये इंक्लूजन टाइप का दिख रहा है ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसी के साथ कुछ ऑर्गेनेली होती हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट पास में 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई हो सकते हैं। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। हाँ, जो उसके जस्ट पास में रहते हैं उसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल हेल्प इन द डिवीजन ऑफ द सेल। वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और न्यूक्लियस को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। जहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होगा वहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, वहाँ पे रिपेयर करना भी कठिन होता है या रिपेयर नहीं हो पाता है, जैसे ब्रेन के टिश्यू। तो ब्रेन इंजरी के बाद रिकवरी बहुत कठिन होती है। इसी के साथ जो न्यूक्लियस के साथ में जो लगा रहेगा वो एक ऑर्गेनेली है, उसका नाम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह 2 तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे राइबोसोम अटैच होंगे। देखिए इस वाले में राइबोसोम अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विदाउट विदाउट राइबोसोम क्या कहलाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और ये क्या है आपका, RER है। बाकी एक ऑर्गेनेली होती है उसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है, इसका pH लगभग 3 से 5 तक इसमें pH होते हैं। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो वार्न आउट ऑर्गेनेली है या फिर ऑटोफेगस में या फिर फॉरेन इन्वेडर कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको खत्म करने में लाइसोसोम्स अच्छे से कार्य करते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक होते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसके बाद गाल्जी ऑपरेटस होता है, ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस और पैकेजिंग वगैरह में काम करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये इसके साइटोस्केलेटन के रूप में कार्य करते हैं, इसको स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइक्रोफिलामेंट हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स से मालूम है आपको, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। कुछ बहुत सारे जो है सिक्रीशन निकलते रहते हैं, वो छोटे छोटे वैक्यूल के अंदर रहते हैं, उसको हम लोग सिक्रेटरी वेसिकल बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो है ये सब आपको दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो बेसिक सेल का स्ट्रक्चर है
और बहुत ईजी है, 2-3 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो 3 पार्ट उसके थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, देन साइटोप्लाज्म एंड देयर ऑर्गेनेली उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर जो है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को हम कवर करेंगे। सेल मेम्ब्रेन आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द प्रोटेक्टिव शीट इनवेलपिंग द सेल बॉडी। सेल बॉडी को जो कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन से फायदा क्या है? इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब कोई सेल है तो जो जो इसके बाहर होगा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होगा, जो उसके अंदर होगा वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा। तो इस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? इट सेपरेट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट। पहला काम हो गया। दूसरा क्या करता है? कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। जो भी यहाँ पे मटेरियल है, न्यूट्रिशियस है, टॉक्सिक है, जो भी है, वो सीधे सेल के अंदर नहीं आ सकता, या फिर सेल से कुछ भी डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि समहाउ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है? सेल का एक इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है उसमें एक्सचेंज किसी प्रकार का न हो पाए। ठीक, तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको? सेल बॉडी को। अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखिए किस प्रकार है। सेल मेम्ब्रेन द प्रोटेक्टिव शीट इन्वेलपिंग द, ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये द सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसकी चर्चा सेमी परमेबल का क्या होता है? कुछ लोगों के लिए अलाउ करेंगे फॉर एक्सचेंज, कुछ लोग के लिए रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। तो लोग कौन है? तो लोग हम देखेंगे कुछ एनायन है, कुछ कैटायन है, कुछ विटामिन हैं, कुछ इस तरह की चीज़, ऑक्सीजन है, डिफ्यूजन, तो सारी चीज़ें उसमें आएंगी। So there is a free exchange of certain substances between the extracellular fluid and intracellular fluid. Thickness of the cell membrane varies from the 75 to 111 एंगस्ट्रॉम है, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम तक इसका रहता है। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में आप देखिए सेल मेम्ब्रेन में आपका प्रोटीन 55% रहता है, लिपिड 40% रहता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग आपका 5% रहता है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है उस स्ट्रक्चर को हम कैसे पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर आप देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं 3 लेयर मेम्ब्रेन। 3 लेयर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? लिपिड का बाई लेयर होता है, इसलिए 3 लेयर बनाता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब स्टडी किया गया तो क्या बोला गया? स्टडी रिवील दैट 3 लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नेमली 1 इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर, और दूसरा क्या है? एंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। तो जहां पे प्रोटीनियस पार्ट होता है वहां पे डेंस लेयर बन जाता है, और जहां पे केवल फास्फोलिपिड्स हैं वहां पे क्या, या लिपिड की मेम्ब्रेन है, वहां पे थोड़ा सा ल्यूसेंट लेयर बनता है। तो ये चीजें जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो लगभग ये 3 लेयर में एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। द 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर आज प्लेस्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल लेयर। एक सेंट्रल लेयर होगा, उसके आजू बाजू ये सैंडविच टाइप के होंगे। सेंट्रल लेयर, द सेंट्रल लेयर इज अ लिपिड लेयर फॉर्म्ड बाय द लिपिड सबस्टेंसेस, ये याद रखिएगा। द अदर 2 लेयर आर प्रोटीन लेयर फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। यानी कि जब 3 लेयर आप बनाएंगे तो सेंट्रल लेयर जो है वह क्या है आपका? किस चीज का है? यह है आपका लिपिड का लेयर है, और जो बाहर हैं वो आपके क्या है? प्रोटीन के लेयर हैं। इसीलिए इस तरह का दिखता है इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर और 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। तो डेंस लेयर बाहर है, इसको कि यहाँ पे प्रोटीन है, और जो बीच वाला जो है वो ल्यूसेंट लेयर है। द अदर 2 लेयर आर प्रोटीन लेयर। सेल मेम्ब्रेन कंटेन सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आल्सो। ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, आगे चलें। अभी एक डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। प्रोटीन की पोजीशनिंग के हिसाब से 2 तरह का प्रोटीन इसमें हो जाता है। एक है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरा क्या है आपका? इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक,
तो पेरीफेरल वाले प्रोटीन होंगे जो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन जो उसमें इम्बेडेड रहेंगे। और ये लिपिड की दो लेयर आपको दिखाई दे रही होगी लिपिड की जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, ऐसी लेयर एक ऊपर एक नीचे है, तो उस हिसाब से आप समझिए अभी और डेंस और अच्छा सा क्लियर इमेज आएगा आपका। तो ये जनरली क्या स्ट्रक्चर क्या है आपका, लिपिड बाइलेयर है, ठीक। तो ऊपर जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या बनाता है, जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का कॉन्सेप्ट है, तो जो हाइड्रोफोबिक है वो आउटसाइड है, जो हाइड्रोफिलिक है वह इनसाइड है, ठीक। स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो जैसा स्टडी धीरे धीरे हुई तो सेल मेम्ब्रेन को लेकर के 2-3 थ्योरी प्रपोज हुई। उन थ्योरी का नाम जान लीजिए और किसके द्वारा दिया गया उसको जान के रखिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले क्या आता है, डेनियल डेविसन मॉडल। डेनियल डेविसन मॉडल कब आया था, बेसिक मॉडल इसको बोलते हैं, प्रपोज्ड इन द 1935। तो ये इनका क्या कहना था, इट वाज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट फॉर मेनी ईयर। दीज मॉडल वाज बेसिकली अ सैंडविच ऑफ लिपिड कवर्ड बाय द प्रोटीन ऑन द बोथ साइड। तो बीच में क्या है, जो हम लोग पढ़ रहे थे लगभग वही है, गलत नहीं है, यूनिट मेम्ब्रेन जैसा ही है। तो क्या है, सैंडविच ऑफ द लिपिड है, बीच में लिपिड का लेयर है, उसके ऊपर आजू बाजू क्या है, ऊपर और नीचे क्या है, उसमें प्रोटीन की लेयर बनी हुई है, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1957, जे रॉबर्टसन ने दिया था डेनियल डेविसन मॉडल को, उसको रिप्लेस किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी के बाद। तो लेयर तो लगभग वही है, लेकिन उन्होंने और क्लियर कर दिया कि केवल डेंस लेयर ही नहीं है, वो क्या है, प्रोटीन कुछ इम्बेडेड भी हैं, कुछ पेरीफेरल भी हैं, उसके बारे में पिछले वाले मॉडल में जानकारी नहीं थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा तो दो चीजें इनको दिख गई, एक ल्यूसेंट लेयर दिख गया और एक डेंस लेयर दिख गया। डेंस लेयर इज द लेयर ऑफ प्रोटीन और ल्यूसेंट लेयर इज द लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। फ्लूइड फिर आया, जो इसके आगे आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, और ये बताता है कि, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू दिस द मेम्ब्रेन इज अ फ्लूइड विद द मोज़ेक ऑफ द प्रोटीन। तो जो आपका मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, छोटे छोटे प्रोटीन के मोज़ेक होते हैं, जैसे ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, हनी कॉम्ब देखा होगा आपने, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो जो मोज़ेक दिखता है वो क्या है, प्रोटीन इम्बेडेड है, प्रोटीन इम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, दिस मॉडल एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट टिल नाउ। इन दिस मॉडल द प्रोटीन आर फाउंड टू फ्लोट इन द लिपिड लेयर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ द सैंडविच टाइप मॉडल। तो दोनों में ऐसा नहीं कि वो मॉडल था उसमें कुछ अंतर है, मॉडल अभी भी वही है, लिपिड बाई लेयर वाला, ठीक। ये एक बीच का लेयर होगा, ऊपर प्रोटीन है, इसमें ये ऊपर नीचे प्रोटीन है और बीच में क्या है, लिपिड है, मॉडल वही है। लेकिन जो डेंस वाला कॉन्सेप्ट था कि वह प्रोटीन लेयर जो है बिल्कुल डेंस है, तो ये हुआ कि डेंस नहीं है। ये अब मॉडल क्या बताता है, वो मोज़ेक लाइक है, उसमें बीच बीच में इम्बेडेड है और वो फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रोटीन आर फाउंड टू फ्लोट इन द लिपिड लेयर इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग द लेयर ऑफ द सैंडविच टाइप मॉडल। तो सैंडविच टाइप मॉडल क्या होता है, फिक्स था कि ऊपर एक लेयर, बीच में एक लेयर और से नीचे एक लेयर, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये क्या है, इसमें फ्लूइडिटी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज प्रपोज्ड बाय ई सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो ये लिपिड के बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड लेयर है वो किस प्रकार से बनी हुई है और वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसका फंक्शन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है। तो ये तो कई बार चर्चा हो चुकी है, क्या है, लिपिड बाई लेयर है। दिस इज फॉर्म्ड बाय अ थीन फिल्म ऑफ अ लिपिड। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिपिड लेयर इज इट इज अ फ्लूइड इन नेचर। ये क्या होता है, ये फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, ठीक। इससे क्या फायदा होता है, इसका इंटीग्रिटी बनी रहती है। इट इज फ्लूइड इन नेचर एंड नॉट अ सॉलिड स्ट्रक्चर, सो दैट द प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जैसे यहाँ पे कोई प्रोटीन अगर है तो यह धीरे से यहाँ तक आ सकता है विदाउट ब्रेकिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। So the portion of the membrane move from one point to another point along the surface of the cell. The material dissolved in the lipid layer also move.
आल्सो मूव टू ऑल एरिया ऑफ द सेल, क्योंकि ये पूरा ऐसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे प्रोटीन है तो ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। अब क्या होता है, जब मेजर लिपिड कौन से होते हैं, ये देखिए, पहला फास्फोलिपिड है, दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। पहला क्या है, फास्फोलिपिड, दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट कि बैड बैड होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो जो सेल का तो इंटीग्रिटी इसी से मेंटेन होगी, तो याद रखिएगा। फास्फोलिपिड क्या है, द फास्फोलिपिड आर द लिपिड सब्सटेंसेस कंटेनिंग फास्फोरस एंड फैटी एसिड। तो ये फास्फोलिपिड क्या होंगे, जिसमें फास्फोरस होगा और फैटी एसिड होगा, तो फास्फोलिपिड कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे अमीनो फास्फोलिपिड्स है, स्पिंगोमाइलिन है, फास्फेटेडाइल कोलिन है, तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं, उनका नाम याद रखिएगा, देख लीजिएगा एक दो, याद रहेगा तो ठीक है। आगे चलते हैं। फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर, ये कॉन्सेप्ट है। ईच फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल रिजेंबल द हेडेड पिन, रिजेंबल द हेडेड पिन इन द हेडेड पिन शेप, ठीक, जो अल्पिन जिसको बोलते हैं पिन शेप का रहता है। द आउटर पार्ट ऑफ द फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेड पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड पोर्शन। द इनर पोर्शन इज कॉल्ड द टेल पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल पोर्शन बोलते हैं। और इसी से अपोजिट क्या होगा, एक दूसरा स्ट्रक्चर होगा, तो ये 2 लेयर इस तरह से बन जाएगा, ठीक। ओके, हेड पोर्शन इज द पोलर, head portion is the polar and it is soluble in water and has strong affinity for water, hydrophilic। ये क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक। टेल पोर्शन क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो बाहर फ्लूइड जो है, बाहर वाटर है, इसलिए हेड जो साइड जो है वह वाटर की तरफ रहेगा, इधर इधर ये भी सही रहेगा। और जो टेल पोर्शन है, इट इज अ नॉन पोलर एंड, ये नॉन पोलर होता है और इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रिपेल्ड बाय द वाटर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो ये क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक है और बीच वाली लेयर जो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड आर अरेंज इन सच ए वे दैट द हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन मीट द सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन ऑफ द आउटर लेयर फेस टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, दोज ऑफ द इनर लेयर ऑफ द इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म, जो अंदर की तरफ। अभी देखिए अंदर भी क्या है, एक्स्ट्रासेलुलर उधर है, इधर क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो उधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, तो क्या होगा, हेड पोर्शन क्या है, इस साइड रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है। टेल पोर्शन क्या होगा, अंदर साइड में रहेगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक। तो याद रखिए। अब आता है दूसरा पोर्शन, फास्फोलिपिड के बाद दूसरा कंटेंट इसका क्या था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बिटवीन द फास्फोलिपिड एंड मॉलिक्यूल, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड आर द सॉफ्ट एंड ऑयली स्ट्रक्चर एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्प टू पैक द फास्फोरस, उसके बॉन्डिंग में हेल्प करता है। पैक द फास्फोरस फास्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन, सो कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो उसकी सेल की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जैसे यहाँ चोट लगी तो ब्रेक हो गया, तो इस ब्रेक से बचाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक, जिससे सेल की एक इंटीग्रिटी जो है वह बनी रहती है और ब्रेक डाउन नहीं होती है। देन आता है फंक्शन ऑफ द लिपिड लेयर मेम्ब्रेन। तो लिपिड लेयर का हम फंक्शन देखेंगे, फिर टोटल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी फंक्शन देखेंगे। तो लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल का नेचर का मतलब ये है कुछ चीज़ों के लिए ये हमारा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, इसी को डिफरेंशियल परमिएबल भी बोलते हैं। एंड अलाउ ओनली द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस पासेस थ्रू इट। तो चूंकि ये लिपिड लेयर है, तो लिपिड में क्या होता है, वो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होंगे वो फ्रीली चले जाएंगे। तो देखिए, दस द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, CO2 एंड एल्कोहल कैन पास थ्रू दिस लिपिड लेयर, इसे डायरेक्ट चले जाएंगे। और जो वाटर सॉल्युबल होंगे वो क्या होगा, सच है जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर। तो फैट सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो इजीली परमिएबल होंगे, वो चले जाएंगे और मतलब इंटर कर सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक। और जो आपका वाटर सॉल्युबल होगा, वैसे ग्लूकोज है, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ये इजीली पास नहीं हो पाते।
तो ऐसा नहीं, जाते नहीं है, उसका तरीका है पास होने का, ठीक है। हम देखेंगे गेटेड चैनल वगैरह क्या है, उस तरह से कार्य करेगा। बस नहीं, थोड़ा सा और पढ़ा दे। प्रोटीन लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या काम करता है? जहां प्रोटीन होगा, जाहिर सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होता है, इसकी चर्चा हो गई है। दिस लेयर कवर द टू सरफेस ऑफ द सेंट्रल लिपिड लेयर, ये दोनों सरफेस क्या करते हैं, दोनों साइड से उसको कवर करते हैं। प्रोटीन लेयर गिव प्रोटेक्शन टू द सेंट्रल लिपिड लेयर, जो सेंट्रल लिपिड लेयर उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। द प्रोटीन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दीज लेयर आर मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन, ये किस नेचर के होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन, तो इस हिसाब से रहते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो तरह का हो सकता है। पहला इंटेग्रल यानी ट्रांसमेम्ब्रेनस प्रोटीन जो पूरा पार कर जाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन यानी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो केवल मेम्ब्रेन पे रहते हैं। सॉरी। तो ये हो गया आपके प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, दो तरह का है। पहला क्या है आपका इंटेग्रल और दूसरा क्या है पेरिफेरल। इंटेग्रल प्रोटीन क्या होगा? इंटेग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आर द प्रोटीन दैट पासेस थ्रू द एंटायर थिकनेस, वो पूरी जो बाई लेयर है उसको पूरा क्रॉस कर जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन कहलाते हैं। और दिस प्रोटीन टाइटली बाउंड विद द सेल मेम्ब्रेन, कुछ एग्जांपल दिया है, सेल एडिशन प्रोटीन्स, सेल जंक्शन उसका एग्जांपल है, अभी आगे सेल जंक्शन पढ़ाएंगे। सम कैरियर प्रोटीन जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, एंटीजेंस वगैरह होते हैं, कुछ हार्मोन रिसेप्टर होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल है इंटेग्रल प्रोटीन के, ठीक। इंटायर थिकनेस को अंदर से बाहर तक जाते हैं, जब इनको कुछ रिसेप्टर मिल जाता है तो ये पूरे पलट जाते हैं, अंदर साइड आ जाते हैं, तो बाहर से क्या होता है वो अंदर को चला जाता है। तो इस तरह का एग्जांपल आएगा तो समझाएंगे, ठीक है। वो हम किस में पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अलग टॉपिक ही है। फिर आता है पेरिफेरल प्रोटीन्स आर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, द प्रोटीन विच आर पार्शियली इम्बेडेड इन द आउटर एंड इनर सरफेस। तो जैसे ये लेयर है तो इसमें या तो ऊपर यहाँ पे लगा होगा या फिर इनर साइड में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इधर है, ये इंट्रा सेलुलर है, तो इनसाइड या आउटसाइड लगा रहेगा, लेकिन पूरा पार नहीं किए रहता है, ठीक। आउटर इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन। पेरिफेरल प्रोटीन लूजली बाउंड विथ इंटेग्रल प्रोटीन आर लिपिड लेयर, वो वाला टाइटली बाउंड था, ये लूजली बाउंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन, सो दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल डिसोसिएट रेडिली फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इजीली वहां से अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्रोटीन ऑफ साइटोस्केलेटन, सम कैरियर प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और तीसरे नंबर पर कुछ एंजाइम्स भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक। फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, तो प्रोटीन में जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में लगे हुए, चाहे वो इंटेग्रल वाले हों या फिर वो पेरिफेरल वाले हों, तो वो क्या उनका फंक्शन है? तो सबसे पहले क्या है? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। किसमें हेल्प करेंगे? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में। दूसरा, कुछ चैनल प्रोटीन के लायक काम करेंगे, वो क्या करेंगे? डिफ्यूजन ऑफ वेस्ट वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको क्या करेंगे? उनके डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। लिपिड वाले तो डायरेक्ट उसी लिपिड लेयर से ही चले जा रहे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, तो ये क्या करते हैं? कुछ चैनल प्रोटीन की सहायता से इंटर करेंगे जो वाटर सॉल्युबल वाले हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कार्य कर सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। चौथे नंबर पे पंप जैसे भी काम कर सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह होते हैं। तो सम कैरियर प्रोटीन्स एक्ट एज अ पंप बाय विच आयन आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमको पता है पोटेशियम अंदर होता है, सोडियम बाहर होता है, तो हम लोग नर्व कंडक्शन के समय देखेंगे किस तरह से डिपोलराइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ पंप। रिसेप्टर प्रोटीन की तरह कभी कार्य कर सकता है और कुछ एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। रिसेप्टर में जैसे कुछ हार्मोन्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उसमें हेल्प कर सकते हैं। सर्व एज द एंजाइम क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्म द एंजाइम एंड कंट्रोल द केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शन, कुछ एंजाइम्स में बनाने में हेल्प करेंगे। एंटीजन की तरह भी कार्य कर सकते हैं। सम प्रोटीन एक्ट एज एंटीजन इंड्यूस द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक। 8वें नंबर पे सेल एडिशन मॉलिक्यूल सीएम भी होते हैं। कैम द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सेल टू द नेबरिंग सेल।
जिससे प्रोटीन से बाइंडिंग हो जाती है, जिससे वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। ठीक, किससे मजबूत होने के लिए? बेसल लेमिना या नेबर सेल से। बेसल लेमिना यानी कि वह नीचे की तरफ अगर अटैच होना चाहते हैं तो उसमें अब प्लस जो है अब इसको हेल्प कर रहा है यहाँ पे ऐड करने के लिए, और इसको कर रहा है यहाँ पे इससे ऐड करने के लिए। तो इस तरह से वो मेम्ब्रेनस प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेनस दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहा। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल, ये क्या कहलाते हैं? प्रोटियोग्लाइकेंस कहलाते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू द लिपिड एंड फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट molecules form a thin and loose covering over the entire surface of the cell membrane called glycocalyx। तो glycocalyx जो पूरे मेम्ब्रेन को कवरिंग बनाने में हेल्प करता है उसको हम लोग glycocalyx कहते हैं। ठीक, इसको देख लीजिएगा एक बार, आगे देखते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट जहां भी रहता है वो क्या है? निगेटिवली चार्ज होता है, तो रिपल्सन का कार्य करता है। नॉट परमिट द निगेटिव, जो निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल वहां आएंगे उनको रिपेल कर देगा। ठीक, और उसको आउट ऑफ द सेल बना के रखेगा। फिर आता है ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म द नेबरिंग सेल, हेल्प इन द टाइट फिक्सेशन टू सेल विद द वन अनदर। तभी हम सेल जंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह का काम आपको दिखाई देगा। सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल फंक्शन एज अ रिसेप्टर फॉर सम हार्मोन्स, ये भी कार्य कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है वो क्या है? फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो बेसिक आपको कुछ समझ में आ गया है। अब उसको समराइज करेंगे तो ये टॉपिक आएगा। पहला क्या आता है? पहला फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म एंड द ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो भी सेल मेम्ब्रेन है बाहर वो क्या करेगी? जितने भी न्यूक्लियस के सहित इंक्लूडिंग जितना भी सेल ऑर्गेनेली है वो सबको क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरे नंबर पर सिलेक्टिव परमिबिलिटी शो करेगा। एक्ट एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउ द ओनली सबस्टांसेस टू पास थ्रू इट एंड एक्ट एज अ बैरियर फॉर द अदर सबस्टांसेस। तीसरे नंबर पे क्या है? अब्जॉर्प्टिव फंक्शन है। न्यूट्रिएंट आर अब्जॉर्ब्ड इन द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। चौथे नंबर पे क्या है? एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो जो मेटाबोलाइक वेस्ट है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे CO2 हो, या तो ऑक्सीजन को मतलब उसको ग्रहण करना हो, या फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह है, उनको बाहर निकालना, वो भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होना है। एक्सक्रीटेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक, मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह जो भी है। देन आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी चर्चा हो रही थी। तो CO2 को बाहर निकालना और O2 को लेना, जिसको हम लोग इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ आपका रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, यानी कि एल्बुलाई के लेवल पे, तो वहाँ पे हो रहा है तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। अगर सेल्यूलर के लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तो उसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो इंटरनल रिस्पायरेशन जो भी परफॉर्म करेगा वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। तो ऑक्सीजन इंटर द सेल फ्रॉम द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द सेल एंड इंटर द ब्लड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ये क्यों होता है? क्योंकि सिंपल ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। चूंकि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो वो ऑक्सीजन इंटर कर जाता है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो सेल के अंदर ज़्यादा है, बाहर ब्लड में कम है सर्कुलेशन में, तो वह बाहर की तरफ आउट हो जाता है। छठे नंबर पे क्या है? मेंटेनेंस द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो जैसे कुबाइडल है, कॉलमनर है, तो ये सारे शेप मेंटेन रहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। यहाँ तक यहाँ पे लेक्चर क्लोज कर रहा हूँ। आगे का टॉपिक हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेली वगैरह पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके पहले साइटोप्लाज्म के अंतर्गत ही सारी सेल ऑर्गेनेली आती है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।